नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 9 हिस्ट्री की बुक इंडिया एंड कंटेम्परेरी वर्ल्ड पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि क्रांति, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हुआ क्या कि 14 जुलाई 1789 मॉर्निंग का टाइम था। और जो पेरिस सिटी थी वो स्टेट ऑफ अलार्म में थी। स्टेट ऑफ अलार्म का मतलब हर जगह सनसनी सा फैला हुआ था, हर जगह भय सा फैला हुआ था, भय का माहौल था। ठीक है, तो हुआ क्या था कि राजा ने अपने ट्रूप्स को कमांड किया था। ट्रूप्स यानी जो राजा की आर्मी थी, उनको आदेश दिया था सिटी में मूव करने के लिए, सिटी के अंदर जाने के लिए। उसी टाइम कुछ लोगों ने अफवाह फैला दिया, र्यूमर फैला दिया, क्या कि जल्द ही जो राजा है वो सिटीजन्स पे ओपन ओपन फायर का आदेश देने वाले हैं। यानी कि इस लोगों ने ये बोला कि जो र्यूमर फैली कि राजा अपने आर्मी को सिटी में इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि वो सिटीजन्स के जो पेरिस के सिटीजन हैं उन पे वो गोलियां चलवाने वाले हैं। ठीक है, अब वही बोलते हैं ना, मरता क्या नहीं करता था। अब लोगों में खलबली मच गई कि मतलब अब तो राजा जो है कि आर्मी से हमारी हत्या करा देंगे, हमको मार देंगे। तो इसलिए लगभग 7,000 मेंस और वुमेन्स के ग्रुप गैदर होते कहाँ पे? टाउन हॉल के फ्रंट में। और उन्होंने वे डिसीजन लेते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं कि पीपल मिलिशिया बनाने का। पीपल मिलिशिया का मतलब है कि लोगों की आर्मी। अब आर्मी तो बना लिए, अब बात आ रही आर्मी के पास तो हथियार थी, जो राजा की आर्मी थी उसके पास हथियार थी। अब इन इन जो पीपल मिलिशिया थी उनके पास हथियार नहीं थी। अब ये क्या करते? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके माइंड में आया कि हम एक काम करते हैं, जो गवर्नमेंट बिल्डिंगें हैं उस पे हम हमला कर देते हैं, उसके अंदर जबरन घुस जाते हैं, वहां से जो भी हथियार होगा, जो भी अम्यूनिशन होंगे, हम लूट लेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंगों में चले गए आर्म्स की खोज में। ठीक है, जबरन एक गवर्नमेंट बिल्डिंगों पे हमला करके उसके अंदर चले जाते हैं हथियार की खोज में। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। तो फाइनली क्या होता है दोस्तों, कुछ सौ लोगों का ग्रुप यानी कुछ हजार लोगों का ग्रुप सिटी की, पेरिस सिटी के ईस्टर्न वाले हिस्से पे चले जाते हैं। किधर? ईस्टर्न वाले पार्ट पे। ठीक है, और क्या करते हैं? स्टॉर्म द फोर्ट्रेस पिजन दी बास्टिल। तो बास्टिल का जो फोर्ट्रेस पिजन था यानी बास्टिल का जो किला था, उस पे हमला कर देते हैं। ठीक है, तो वहां से जब ये हमला करते हैं, क्यों करते हैं आखिर? में बास्टिल के किले पे हमला क्यों करते हैं? क्योंकि इनको आशा थी कि वहां पे होर्डेड एम्यूनिशन होगा। होर्डेड यानी कि बड़ी मात्रा में इकट्ठा किया हुआ, कि क्योंकि वहां पे बास्टिल जो एक बहुत ही फेमस फोर्ट था, फेमस किला था। ठीक है, तो इनको आशा थी, इनको उम्मीद थी कि वहां पे कुछ हमको होर्डेड एम्यूनिशन मिल जाएंगे, यानी कि इकट्ठे हथियार मिल जाएंगे। उसके बाद हम राजा की मिलिट्री से जो है कि युद्ध कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड, तो उस हथियार की फाइट में, उन हथियार की जो इनको लगा था, जो लोगों को लगा था कि होर्डेड अम्यूनिशन मिल जाएगा, इस आर्म की फाइट में, इस हथियार की फाइट में क्या हुआ कि जो बास्तिल का कमांडर था वो, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। ठीक, और जो प्रिजनर्स थे वहां पे, जो कैदी थे, उनको रिलीज कर लेते हैं लोग। अब प्रिजनर, बट प्रिजनर कितने थे? केवल 7 प्रिजनर थे, मतलब केवल 7 कैदी थे। तो कि क्या ये लोग हमला किए थे बास्तिल के किले पे केवल 7 कैदियों को छुड़ाने के लिए? नहीं। पहला तो हमने देखा कि अम्यूनेशन के चक्कर में, कि इन्हें लगा कि हमको हथियार मिल जाएगा। दूसरा क्या था कि बास्तिल जो है कि बास्तिल से लोग, बास्तिल के किले से लोग नफरत करते थे। हेट यानी नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि यह राजा की डिस्पोटिक पावर का सिंबल था। डिस्पोटिक पावर के रूप में, राजा के डिस्पोटिक पावर के रूप में खड़ा हुआ था। डिस्पोटिक पावर यानी कि निरंकुश शक्ति या मनमानापन। डिस्पोटिक मतलब मनमानापन, यानी राजा की जो मन में आता था राजा वो करता था। ठीक है, लोगों की नहीं सुनता था। इसलिए लोग इससे नफरत करते थे, राजा से नफरत करते थे। अब राजा का, क्योंकि राजा के डिस्पोटिक पावर का सिंबल वही था, इसलिए उससे ज्यादा नफरत करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, फोर्ट्रेस यानी जो बास्टिल का किला था वो डिमोलिश कर दिया जाता है। डिमोलिश मतलब तबाह कर देना, तोड़ फोड़ कर देना। वो टूट जाता है और इसके जो स्टोन फ्रेगमेंट थे, फ्रेगमेंट यानी जो छोटे छोटे जैसे तोड़ते हैं तो स्टोन के फ्रेगमेंट जो थे वे मार्केट में सोल्ड कर दिए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं उन लोगों को who wish to keep a souvenir of its destruction। सोवेनिर का मतलब होता है कि स्मारक के रूप में, याद के रूप में। जैसे कि कुछ भी हो, तो राजशाही, वो राजशाही सिंबल था ना, राजा के डिस्पोटिक पावर का सिंबल था वो। अब कुछ लोग ऐसे थे जो ऐसा चाहते थे कि इसको हम स्मारक के रूप में या याददाश्त के रूप में रखना चाहते थे। उनको वो जो स्टोन फ्रेगमेंट थे उनको बेच दिया जाता है। ठीक है, द डेज दैट फॉलोड सम मोर रायोटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। उसके बाद कुछ दिनों तक पेरिस में भी और गांव वाले जो एरिया थे, कंट्री साइड वाले, दोनों जगहों पे जो है दंगे देखने को मिलते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे? ज्यादातर लोग हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, यानी कि हाई ब्रेड, जो ब्रेड था,
जो वहाँ का स्टेपल डाइट था उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुका था, उसकी कीमत बढ़ गई थी, उसके अगेंस्ट में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। उससे कुछ टाइम बाद व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम, जो हिस्टोरियन थे फिर से इस टाइम को देखते हैं तो उनको क्या मिलता है कि इट एज द बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। तो हिस्टोरियन जब बहुत टाइम बाद जब उस टाइम को फिर से देखते हैं तो वे क्या देखते हैं कि ऐसा नहीं था कि केवल एक इवेंट की वजह से, केवल एक घटना की वजह से डायरेक्टली वो लोग फ्रांस के राजा की हत्या कर दिए, एग्जीक्यूट कर दिए। एग्जीक्यूशन मतलब हत्या कर देना। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक्चुअली ये एक कुछ मतलब बहुत सारी इवेंट्स का एक चेन था, एक बिगिनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स, यानी एक चेन था, बहुत सारी घटनाओं का, बहुत सारी इवेंट्स का एक चेन था जो बहुत पहले से चला आ रहा था। ठीक है, तो फाइनली जो है कि जिस वजह से जो फ्रांस के किंग थे, राजा थे, उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, पर ज्यादातर लोगों को इसका रिजल्ट पता नहीं था कैसा होने वाला है। ठीक है, एंटिसिपेट मतलब पता लगाना। हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन, या कैसे और किस प्रकार से हुआ। ठीक है, यानी कि इसका आउटकम क्या होगा किसी को आशा नहीं थी। एंटिसिपेट यानी आशा करना। ठीक है, या किसी को उम्मीद नहीं था, बट आखिर में यह कैसे और किस प्रकार से हुआ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बास्तिल का किला है और लोग कैसे इस पे हमला कर रहे हैं स्टॉर्म जैसे, ठीक है, हथियारों से। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब चलो पूरी सोसाइटी, पूरा हम पूरी स्टोरी पढ़ते हैं, पूरी घटना को पढ़ते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। ठीक है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, फ्रेंच सोसाइटी लेट 18th सेंचुरी के दौरान। ठीक है, इन हुआ क्या दोस्तों, 1774 में लुइस 16 बावन फैमिली यानी बावन डायनेस्टी थी, उसके राजा थे। ठीक है, बावन डायनेस्टी के राजा थे लुइस 16, वो फ्रांस की गद्दी पर बैठे, राजगद्दी पे बैठते हैं। असिन मतलब राजगद्दी पे बैठना। ठीक है, जब ये राजगद्दी पे बैठते हैं, मतलब जब राजा बनते हैं फ्रांस के, कौन, लुइस 16, तो इनकी एज थी 20 ईयर्स ओल्ड, 20 साल के थे, और इनकी शादी होती है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस यानी ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, मैरी एंटोनेट। इनकी शादी किससे होती है, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से। ठीक है, अपॉन हिज एक्सेशन मतलब राजग्रहण के बाद, एक्सेशन मतलब जब पद ग्रहण करना या राज ग्रहण करना, या राज गद्दी पे बैठने के बाद राजा ने क्या पाया, एक एक एम्प्टी ट्रेजरी पाया, मतलब जो राजकोष था वो पूरा खाली था। ठीक है, अब क्यों खाली क्यों था, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ फ्रांस। तो क्योंकि फ्रांस जो था एक लंबे टाइम से युद्ध में, वार में इन्वॉल्व था, इस वजह से जो फ्रांस के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो बिल्कुल ड्रेन हो चुके थे, खाली हो चुके थे। ठीक है, पहला तो ये रीजन हो गया कि उनका जो जो राजकोष था क्यों खाली था, पहला ये रीजन हो गया कि क्योंकि एक लंबे टाइम से, कई सालों से जो फ्रांस था वो युद्ध में इन्वॉल्व था, इस वजह से उसके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे फ्रांस के वो खाली हो गए थे, ड्रेन हो चुके थे। और इसके अलावा कि जो कॉस्ट आती थी, खर्चा आता था क्या, कि एक इसमें मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल। तो वर्साइल का जो इमेंस पैलेस था उसको मेंटेनेंस का जो बेफजूल का खर्चा, मतलब शानो शौकत दिखाने का राजा का, वो जो फिजूल का खर्चा आता था उसका हो गया। ठीक है, अंडर लुइस 16। अब इसके अलावा क्या होगा, लुइस 16 के टाइम में फ्रांस ने क्या किया था, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को उनको इंडिपेंडेंस दिलाने में, मतलब उनको आजादी दिलाने में, किससे, जो कि दोनों के कॉमन एनिमी थे, इनमें थे कौन, ब्रिटेन 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 से उनको आजादी दिलाने में उसने बहुत मदद की थी। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पे फ्रांस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ब्रिटेन हो गया, यहाँ पे यूएसए हो गया। ठीक है, ब्रिटेन यूएसए जो था किसके अंडर में था, ब्रिटेन के अंडर में था। और ब्रिटेन का दुश्मन कौन था, फ्रांस, फ्रांस का दुश्मन ब्रिटेन था। तब वो बोलते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हुआ। फ्रांस का यूएसए से कोई लेना देना नहीं था, बट क्योंकि ब्रिटेन का दुश्मन था कौन, यूएसए, इसलिए अब इन्होंने क्या किया, यूएसए से दोस्ती कर ली। ठीक है, अब इन दोनों के कॉमन एनिमी कौन हो गए, कॉमन एनिमी, कॉमन दुश्मन जो इनका होगा कौन हुआ, ब्रिटेन हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि राजकोष जो था क्यों खाली था, पहला ये देखा हमने कि क्योंकि जो फ्रांस था वो बहुत लंबे टाइम से युद्ध में, वॉर में इन्वॉल्व था। दूसरा जो बेफजूल का खर्चा था, राजशाही शान शौकत को, मतलब बेफजूल का खर्चा शान शौकत दिखाने में जो मेंटेनेंस का खर्चा आता था, मतलब बेफजूल वाला खर्चा, वो हो गया। तीसरा हो गया कि क्योंकि अमेरिका की 13 कॉलोनीज को उसने बहुत मदद किया था फ्रांस ने ब्रिटेन से आजादी दिलाने में। ठीक है, वही बोलते हैं ना, ऐसा भी किसी का हेल्प ना करो कि खुद भिखारी हो जाओ, जैसा कि फ्रांस के राजा ने किया। किसी भी कंट्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ब्रिटेन, the war added more than a billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres। अब देखो
क्या हुआ कि जो वॉर था उसकी वजह से फ्रांस के ऊपर 1 बिलियन लिब्रे से ज्यादा, लिब्रे क्या था, ये फ्रांस की करेंसी थी, ठीक है, 1 बिलियन लिब्रे से ज्यादा का कर्ज चढ़ जाता है। कितना? 1 बिलियन, 1 बिलियन लिब्रे से ज्यादा का कर्ज चढ़ जाता है किस पे? फ्रांस पे। ये वॉर के बाद ऐसा हुआ, जबकि वॉर के पहले ऑलरेडी फ्रांस के ऊपर कितने का कर्ज कर्ज था? 2 बिलियन लिब्रे से ज्यादा का कर्ज था, ठीक है। मतलब वॉर के पहले 2 बिलियन लिब्रे से ज्यादा का खर्च था। ये बात जानते वहां के जो राजा थे लुईस 16 वो जानते, तो उसके बाद भी उन्होंने वॉर में वे वॉर में इन्वॉल्व हो जाते हैं और 1 बिलियन लिब्रे का कर्जा उनके ऊपर और चढ़ जाता है, यानी 3 लिब्रे से ज्यादा, 3 बिलियन लिब्रे से, ठीक है। लिब्रे फ्रांस की करेंसी थी। लेंडर्स हु गिव द स्टेट क्रेडिट, लेंडर्स जो भी उनको क्रेडिट दिए थे, मतलब जो उनको लोन दिए थे, किसको? स्टेट को, यानी कि राजा को। अब वे क्या करते हैं? 10% इंटरेस्ट मांगते हैं लोन पे। जैसे क्या होता था ना पहले की, एक मतलब जो लेंडर होते थे वो आपको, अगर आपको पैसे चाहिए, लोन चाहिए, वो देंगे आपको, बट बोल देंगे कि विद इन 3 ईयर, अगर मान लो 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट, बोलेंगे 3 ईयर हम आपसे 5% लेंगे। अगर 3 साल के अंदर आप हमें जितना भी पैसा लिए लौटा दिए तो 5% ही रहेगा, मगर अगर 3 ईयर में आप सारा पैसा नहीं लौटा पाए, कितने ईयर में? 3 ईयर में, उसके बाद जो हमारा ब्याज होगा, यानी जो इंटरेस्ट होगा, वो 10% या 15%, जितना उनको मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, ठीक है, वो 10% ब्याज आपको देना पड़ेगा, 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो राजा लौटा पाए नहीं, इसलिए अब लेंडर क्या किए कि अब वो डिमांड करने लगे 10% लोन पे इंटरेस्ट, ठीक है। इसलिए the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone। इसलिए अब राजा को, जो फ्रेंच की गवर्नमेंट थी, उसको इंटरेस्ट पेमेंट, यानी जो लोन था उसका इंटरेस्ट चुकाने में उसका ज्यादा से ज्यादा जो बजट का हिस्सा था, ज्यादा परसेंटेज हिस्सा था, वो चला जाता था, ठीक है। यानी कि जो लोन लिया था राजा ने या वहां की गवर्नमेंट ने, उसका जो इंटरेस्ट आता था उसको चुकाने में राजा का एक ज्यादातर हिस्सा, उसकी बजट का ज्यादातर हिस्सा वो चला जाता था, ठीक है। अब उनकी जो रेगुलर एक्सपेंसेस है, यानी जो उनका रेगुलर खर्चा था, जैसे कि आर्मी मेंटेन करने का, कोर्ट मेंटेन करने का, यानी कि कोर्ट का जो मेंटेनेंस आता है, उसमें जो वर्कर्स काम करते हैं, जो वहाँ पे और ऑफिसर्स काम करते हैं, उनका खर्चा, उनकी सैलरी, ये भी मेंटेन करने का, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसेस चलाने का, यूनिवर्सिटीज चलाने का, ये जो सारे रेगुलर खर्चे थे, इनको मतलब कि इनको चलाने के लिए, रेगुलर खर्चे चलाने के लिए स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। अब इन स्टेट को, यानी कि राजा को क्या हुआ? टैक्सेस बढ़ाने पड़े, मतलब मजबूरन टैक्सेस बढ़ाने पड़े। अब जैसे कि कोई भी, जैसे कि कोई कोर्ट हुआ या आर्मी मेंटेन करना हो, इनकी जो सैलरी आती है वो किससे आती है? राजा से आती है, मतलब राजा इनको पे करता है। अब राजा के पास ये सैलरी कहाँ से आती है? जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, उनसे टैक्सेस लेते हैं, तब ये पैसा जाता है राजा के पास, और राजा इनको सैलरी देता है, किसको? जो आर्मी होती है, ठीक है। Yet even this measure would not have sufficient मतलब पर्याप्त, पर इसके बाद ये स्टेप, ये जो मेजर लिया गया, ये भी काफी नहीं था, ठीक है। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। तो दोस्तों फ्रेंच सोसाइटी थी, वो 18th सेंचुरी में 3 स्टेट में डिवाइड थी। कितने स्टेट में? 3 स्टेट में, ठीक है। एंड ओनली मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे, केवल वही टैक्सेस पे करते थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब जैसे कितने स्टेट थे? 3 स्टेट थे। एक ये हो गया फर्स्ट स्टेट, ये सेकंड स्टेट, और ये हो गया थर्ड स्टेट, ठीक है। फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे? क्लर्गी। क्लर्गी कौन होते थे? जो मतलब स्पेशल फंक्शन करते थे, कहाँ पे? चर्च में, ठीक है। और नोबिलिटी, सेकंड स्टेट में आते थे नोबिलिटी लोग। नोबिलिटी में कौन आते थे? जैसे किंग हो गया, यानी राजा हो गया, राजा की फैमिली आती थी सेकंड स्टेट में। अब आते हैं थर्ड स्टेट में। थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा आते थे। फिर पीजेंट और आर्टिसन भी आते थे इसमें में, जो छोटे छोटे पीजेंट होते थे, और जो लैंडलेस लेबर, मतलब जो मजदूर होते थे, जिनके पास जमीन नहीं होती थी, वो भी आते थे, और सर्वेंट लोग भी आते थे, नौकर लोग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात की टैक्सेस जो थे केवल और केवल इन्हीं को देने थे, थर्ड स्टेट के मेंबर को, ठीक है। This society of states was part of the feudal system that dated back to the Middle Age। तो जो सोसाइटी थी फ्रांस की, जो स्टेट की, जो कई स्टेट में डिवाइडेड थी, कई ग्रुप्स में, या बोल सकते हैं स्टेट में डिवाइड थी, जो सोसाइटी, वह मिडिल एज की फ्यूडल सिस्टम के साथ, मतलब जो मिडिल एज का फ्यूडल सिस्टम था उसका एक पार्ट थी, ठीक है। The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789। तो जब टर्म यहाँ पे, जहाँ पे भी आपको ओल्ड रेजिम
डिस्क्राइब किया गया, यहाँ पे यूज किया गया, वहाँ पे आप समझ जाना। यह 1789 के पहले की जो फ्रांस की सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन थी उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया। ठीक है, जहाँ पे भी आप ओल्ड रेजिम आएगा समझ जाना है ये फ्रांस की सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन बिफोर 1789 को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, जैसे कि फिगर हमने देखा कि हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज, किस प्रकार से जो सिस्टम ऑफ स्टेट का सिस्टम है किस प्रकार से फ्रेंच सोसाइटी में ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। पीजेंट्स की पॉपुलेशन कितनी थी? टोटल पॉपुलेशन की यहाँ बात हो रही, किसी एक स्टेट की पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट की, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन की बात हो रही फ्रांस की। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन जो 90% पॉपुलेशन थी वो किसकी थी? 90% पॉपुलेशन पूरा थी पीजेंट्स की। ठीक है, पीजेंट्स 90% पॉपुलेशन थे। अब बात आती है अगर 90% पॉपुलेशन पीजेंट की थी तो इनके पास जमीन भी बहुत रही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हाउएवर, लेकिन ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड, बट इसमें 90% में से दोस्तों कुछ कम ही लोग थे, बहुत कम संख्या में लोग थे, बहुत कम मात्रा में लोग थे जिनके पास जो लैंड कल्टिवेट करते थे उनकी जमीन होती थी। ठीक है, जैसे पीजन किसान क्या करते हैं, लैंड पे कल्टिवेशन करते हैं। अब यहाँ पे 90% हो गए, ये 90% में कुछ ही लोग ऐसे थे, कुछ ही लोग, बहुत कम लोग जिनका क्या था, खुद का लैंड था और उस पे वे कल्टिवेशन करते थे। ठीक है, अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नॉबल्स, द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। About 60% of the land was owned by noble church and other richer member of the third state। लगभग 60% ऑफ द जो लैंड थी, मतलब 60% जो टोटल लैंड थी उसका 60% कौन ओन करता था? जो नॉबल्स होते थे। ठीक है, और चर्च चर्च ओन करता था। और उसके बाद जो अदर रिचर मेंबर हो गए, जो अमीर लोग हो, कौन से? थर्ड स्टेट के जो अदर रिचर मेंबर हो गए, जैसे बिग बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट्स हो गए। ठीक है, ये लोग 60% लैंड ओन करते थे। The member of the first two states, that is the clergy and the nobility, enjoy certain privileges by birth। मेंबर ऑफ फर्स्ट टू, जो फर्स्ट टू स्टेट के मेंबर थे, फर्स्ट टू स्टेट के मेंबर कौन कौन? क्लर्गी हो गए, और दूसरा कौन? जो नोबिलिटी यानी राजा और राजा की फैमिली, ये लोग कुछ बाई बर्थ प्रिविलेजेस, मतलब क्या होता है? स्पेशल राइट्स, कुछ स्पेशल राइट एंजॉय करते थे बाई बर्थ। मतलब अगर जैसे राजा की फैमिली में कोई जन्म ले लिया, वो जन्म से ही स्पेशल राइट उसको वो एंजॉय करेगा। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वाज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। अब जैसे हमने देखा उनको स्पेशल राइट्स एंजॉय करते थे। अब इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो था कि इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स पे करने में इनको एग्जेम्पशन था। ठीक है, यानी कि इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। किनको? क्लर्गी को और नॉबिलिटी को। द नॉबल्स फर्दर एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेजेस। जो नॉबल्स थे वो और क्या एंजॉय करते थे? फ्यूडल प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे, यानी फ्यूडल स्पेशल राइट्स। ठीक है, यानी कि लोगों से टैक्स लेने का। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। और इन फ्यूडल ड्यूज में क्या आता था, या फ्यूडल स्पेशल राइट्स में, जैसे कि वे फ्यूडल ड्यूज लेते थे। ठीक है, फ्यूडल टैक्स लेते थे, किससे? कर लेते थे, किससे? पीजेंट से, किसानों से एक्सट्रैक्ट करते थे। Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and field, to serve in the army or to participate in building roads। जो जो पीजेंट थे, यानी जो किसान थे, लैंडलेस, जो लेबर थे, जिनके पास बहुत ही कम जमीन थी, उनको सर्विस देना पड़ता था, काम करना पड़ता था। किसके लिए? अपने मालिक के लिए। लॉर्ड यानी कि मालिक के लिए, मालिक के लिए काम करना पड़ता था। उन मालिक के घर में काम करना पड़ता था, मालिक के खेतों में काम करना पड़ता था, और उनके लिए उनकी आर्मी में काम करना पड़ता था, और रोड बनाने में उनको पार्टिसिपेट करना पड़ता था, हिस्सा लेना पड़ता था। ठीक है, the church to extract its share of taxes called tithes from the peasants। चर्च जो है अपने हिस्सा का जो टैक्स होता था वो किससे लेता था? पीजेंट से लेता था, किसानों से। उसके हिस्से के टैक्स क्या बोलते थे? टाइथ्स। टाइथ्स क्या होता है? टैक्स लिवाइड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। यानी कि अगर कोई किसान है, किसान ने मान लो 100 kg कोई भी अनाज, कोई भी फूड ग्रेन उसने प्रोड्यूस किया, मान लो राइस प्रोड्यूस किया, कितना? 100 kg। ठीक, अब इस 100 kg में 1/10 कितना होगा? 10 kg। 10 kg सीधे किसको चला जाता था? एज ए शेयर ऑफ टैक्स। किसको चला जाता? टाइथ, जिसको बोलते थे, टाइथ के रूप में चला जाता था ये चर्च को। ठीक है, यानी कि 100 kg किसान ने प्रोड्यूस किया तो 10 kg में से चर्च को चला जाएगा टाइथ के रूप में। टाइथ यानी कि इसको धार्मिक टैक्स बोलते थे। और फाइनली
ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। और फाइनली जितने भी थर्ड स्टेट के जितने मेंबर थे सबको टैक्सेस पे करने पड़ते थे स्टेट को, गवर्नमेंट को। ठीक है, दिस इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइल। इनमें से डायरेक्ट टैक्स जिसको टाइल बोलते थे, टाइल टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, यानी जो डायरेक्टली पेड किया जाता था टैक्स किसको, स्टेट को। एंड नंबर ऑफ इनडायरेक्ट, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, जैसे कि वो जो कि एवरीडे कंजम्पशन की जो चीजें हैं, जैसे कि सॉल्ट और टोबैको, जैसे एवरीडे कंजम्पशन की चीजों पे जो टैक्स लगते हैं उनको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या देखा कि थर्ड स्टेट के जो मेंबर होते थे उनको टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, एक तो हमने देख लिया कि 10% टैक्स उनको देना पड़ता था एज ए टाइथ के रूप में चर्च को, और दूसरा गवर्नमेंट को उनको डिफरेंट टैक्स देने पड़ते थे, जैसे कोई डायरेक्ट टैक्स हो गया, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हम एवरीडे कंजम्पशन की चीजों पे देते हैं। ठीक है, द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। तो जो बर्डन था एक्टिविटीज को फाइनेंस करने का स्टेट का, वो किसके द्वारा बोर्न किया जाता था, वो थर्ड स्टेट के जो मेंबर होते थे केवल उनके द्वारा जो है कि बोर्न किया जाता था टैक्सेस पे करके। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो द नोबलमैन इज द स्पाइडर, द पीजेंट, द फ्लाई। ये स्पाइडर किस प्रकार से मक्खी को पकड़ती है उस हिसाब से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। ये है नॉबल बैठा हुआ किस हिसाब से बैठा हुआ है, एकदम मतलब एक अलग ही होता है ना कि अलग अकड़ में बैठा हुआ है। ठीक है, इसका बिहेवियर देखिए, ये बेचारा ये है पीजेंट, ये है नॉबल मैन, एक चेयर पे एक किस हिसाब से बैठा हुआ उसको देखिए, और ये बेचारा इनको लाके अपना जो भी टाइज के रूप में या जो भी टैक्स है इनको दे रहा है। ठीक है, द मोर द डेविल है द मोर ही वांट्स, मतलब राक्षस के पास जितना भी, डेविल के पास जितना है उससे ज्यादा वो मतलब चाहता है, मतलब कितना भी है उससे ज्यादा वो चाहता है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया ना कि यहाँ पे स्पाइडर है, यहाँ पे जो है कि फ्लाई है। दिस पुअर फेलो ब्रिंग एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट, मनी, सैलड। मतलब ये पूरे जो गरीब आदमी है सब कुछ इनके लिए लाता है, नोबलमैन के लिए, ग्रेन, फ्रूट, मनी, सैलड। द फैट लॉर्ड सिट्स देयर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल, मतलब सब कुछ और लेने के लिए तैयार है। शी डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विद द लुक, मतलब एक अच्छी निगाह से, मतलब एक अच्छे होता है ना कि एक बार अच्छे से देख लेना, बट ये अच्छे से इसके साइड देखता भी नहीं है ये नोबलमैन। ठीक है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल। तो दोस्तों अब देखते हैं कि मतलब जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है किसको, फ्रांस के लोगों को। अभी स्टोरी देखते हैं। तो दोस्तों फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी, कब, 1715 में। यानी कि 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन थी 23 मिलियन, और यह 1789 में कितना राइज होके हो जाती है, कितना हो जाती है, रोज होके हो जाती है 28 मिलियन, यानी कि 5 मिलियन बढ़ोतरी हो जाता है। 5 मिलियन पॉपुलेशन ज्यादा, यानी कि 50 लाख लोग ज्यादा आ जाते हैं। कितने, 50 लाख लोग, मतलब 50 लाख लोग की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, कब, 1789 में, जो कि 23 मिलियन थी 1750 में। इससे क्या हुआ, रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड, जो फूड ग्रेन्स का यानी अनाज का जो डिमांड था वो बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, पहले 23 मिलियन जिस अनाज को लेते थे, अब उसके पीछे आ गए 25 मिलियन, ने अब इसके लिए डिमांड हो गया 25 मिलियन लोगों का। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, कीप पेस मतलब बढ़ना, तो डिमांड के साथ जो प्रोडक्शन था वो नहीं बढ़ा। अब सीधी सी बात है, मान लो फ्रांस का ये मतलब फ्रांस की जो लैंडिंग मतलब कल्टिवेटेड लैंड है, इतना एरिया। अब जो पहले मतलब जो उपज होती थी, जो प्रोडक्शन यहाँ पे होता था 23 मिलियन में, अब इसी में मतलब रहते थे, इसी में कल्टीवेशन करते थे, अब इसी में 25 मिलियन हो गए। कितना, 25 मिलियन। अब जमीन तो इनकी इतनी ही है ना, लैंड इतनी ही है ना, तो इसके साथ उनका जो प्रोडक्शन हुआ ग्रेन्स का वो नहीं बढ़ा। इसलिए प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। तो जो स्टेपल डाइट था उनका, मतलब फ्रांस के ज्यादातर लोगों का जो स्टेपल डाइट था ब्रेड, उसका प्राइस बढ़ जाता है। अब सीधी सी बात, जब डिमांड, चीजों की जब डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, स्टेपल डाइट का मतलब एक जो नॉर्मल सा डाइट होता है। ठीक है, एक नॉर्मल सा डाइट, मतलब वहाँ की कोई भी एक कंट्री हो गया, वहाँ के ज्यादातर लोग जिस डाइट पे डिपेंड रहते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास फैमिली से हो, चाहे कोई अमीर क्लास फैमिली का हो, मतलब वहाँ की कोई भी फैमिली हो, वहाँ का जो एक मतलब कॉमन जो फूड होता है या कॉमन जो डाइट होता है उसको स्टेपल डाइट बोलते हैं। ठीक है, मतलब अब यही जान लो कि किसी भी एक कंट्री का जो मेजोरिटी में जो पॉपुलेशन खाती है उसको हम स्टेपल डाइट बोलते हैं। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप हुज ओनर फीड देयर वर्क्स। क्योंकि ज्यादातर जो वर्कर थे वे एज एम्प्लॉय रखे गए थे, कहाँ पे, वर्कशॉप में। बिजनेसमैन के जो वर्कशॉप होते थे उसमें एज ए लेबर के रूप में रखे गए थे, जिनकी जो उनकी वेजेस थी वो फिक्स कर दी गई थी उनके ओनर के द्वारा।
बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस, बट उनकी वेजेस जो है नहीं बढ़ाई गई प्राइसेस बढ़ने के बाद भी। मतलब कि अब जैसे ब्रेड का प्राइस तो बढ़ गया, बट जो वहाँ के लेबर थे, उनकी वर्कशॉप में काम करने वाले, उनके जो वेजेस थे, उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई। इसलिए क्या हुआ, पुअर और रिच के बीच का, अमीर और गरीब के बीच का जो डिस्टेंस था, बहुत गैप था, वो ज्यादा बढ़ गया, वाइडन हो गया। ठीक है, थिंग्स बिकम वर्स व्हेन योर ड्राउट आर हेल्ड रिड्यूस द हार्वेस्ट, और ये चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ज्यादा वर्स हो जाती है जब भी सूखा पड़ता था या ओलावृष्टि हो जाती होता था। ठीक है, दिस लेड टू अ सबसिस्टेंस क्राइसिस। इससे क्या हुआ, सबसिस्टेंस क्राइसिस आ जाता था, समथिंग दैट अकर फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम। यानी कि दोस्तों ओल्ड रेजिम के टाइम में, यानी कि जो फ्रांस की सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन से 1789 से पहले ओल्ड रेजिम में, जो कि फ्रिक्वेंटली आता था क्या, सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। यानी एक एक्सट्रीम सिचुएशन जहाँ पे बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो, यानी आजीविका का जो बेसिक मीन हो, वो जो है कि खतरे में पड़ जाए। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जो रिच और पुअर के बीच का गैप था, वो किस प्रकार से वाइडन हो जाता है। ठीक है, यानी कि गरीब और अमीर के बीच का जो गैप था, वो क्यों बढ़ जाता है और किस प्रकार से बढ़ जाता है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे समझने की बात है कि जो इसमें बोला है कि इससे जब महंगाई बढ़ी, इससे अमीर और गरीब के बीच का, यानी कि राजा ने या गवर्नमेंट ने जब टैक्सेस बढ़ा दिए लोगों पे, उससे जो गरीब और अमीरों के बीच का जो डिस्टेंस था, जो गैप था, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो उसको समझते हैं किस प्रकार से। जैसे कि फर्स्ट स्टेट में क्लर्की आते थे, नोबिलिटी सेकंड में आते थे, इनको छोड़ दो, इनका मैटर नहीं है। मैटर है थर्ड स्टेट का। ठीक है, थर्ड स्टेट में कौन कौन आते थे, मतलब अमीर लोग भी आते थे और स्मॉल पेजेंट जो गरीब लोग भी थे, वो भी आते थे। टैक्सेस तो दोनों पे लग रहे थे, यानी कि टैक्सेस अमीर पे भी लग रहे थे, टैक्सेस गरीब पे भी लग रहे थे। अमीर जैसे बिग बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट हो गए, कोर्ट ऑफिसर्स हो गए, लॉयर्स हो गए। ठीक है, अब गरीब जैसे स्मॉल पीजेंट हो गए, लैंडलेस लेबर हो गए। टैक्स अगर किसको देना पड़ता था, केवल केवल थर्ड स्टेट के मेंबर को देना पड़ता था। तो अगर टैक्स बढ़ेगा तो दोनों पे बढ़ेगा। फिर आखिर में से क्यों बड़े अमीरों के बीच में और गरीबों का बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, इसको समझते हैं। अब इस चीज को समझना। ठीक है, अब हम केवल बात कर रहे हैं थर्ड स्टेट के मेंबर की। कौन से स्टेट की, थर्ड स्टेट के, जिनको टैक्सेस पे करने पड़ते थे। ठीक है, अब उसमें एक रिच थे, कुछ लोग क्या थे, रिच थे, मतलब अमीर लोग थे। कुछ लोग क्या थे, ज्यादातर लोग क्या थे, गरीब थे, पुअर थे। ठीक है, अब सपोज मान लो कोई एक बिजनेसमैन था। ठीक है, उसकी एक ग्रोसरी की शॉप थी। पहले इसको समझना कि राजा ने या गवर्नमेंट ने, जब स्टेट ने टैक्सेस बढ़ाया, स्टेट ने टैक्सेस किस पे बढ़ाया, इस पे भी बढ़ाया, रिच पे भी बढ़ाया, पुअर पे भी बढ़ाया। ठीक है, टैक्सेस पे दोनों पे लगा बढ़ा। ठीक है, अब मान लो कोई एक बिजनेसमैन है, उसकी एक ग्रोसरी की शॉप है। ठीक है, ग्रोसरी की शॉप में उसने दो मेंबर को रखा है, दो लेबर को रखा है। अपने वर्कशॉप में या ग्रोसरी की शॉप में उसने दो लेबर को रखा है। उसकी उनकी वेजेस जो है उसने फिक्स किया हुआ, किसने, बिजनेसमैन ने। तो जैसे ही इन पे टैक्सेस बढ़ा, तो बिजनेसमैन ने क्या किया कि जो ब्रेड बिकता था, ठीक है, जो ब्रेड बिकता था, सपोज जो ब्रेड पहले 10 लिब्रे का था, कितने, 10 लिब्रे का था। तो जैसे टैक्सेस बढ़ा, उस हिसाब से उसने ब्रेड था उसकी कीमतें भी बढ़ा दी, किसने, बिजनेसमैन ने, क्योंकि जो ग्रोसरी की शॉप थी किसकी, बिजनेसमैन की थी। तो 8 लिब्रे का कर दिया। ठीक है, और इनकी वेजेस सपोज जो देता था 100 देता था इनको, एक दिन का 100 लिब्रे। ठीक है, या एक मंथ, एक दिन का 100 लिब्रे लिब्रे देता था दोनों मजदूरों को। ठीक है, अब 10 लिब्रे की जगह इसने क्या किया कि जो ब्रेड की कीमतें थी उसकी उसको क्या किया, बढ़ा दिया। अब इनका जो स्टेपल डाइट था वो था क्या, ब्रेड। ठीक है, ब्रेड इनका स्पेशल डाइट था, सॉरी स्टेपल डाइट था। अब आप सोचो ना कि कीमतें तो बढ़ा दिया इसने, इसकी ब्रेड की, बट इनकी वेजेस नहीं बढ़ाया। ठीक है, अब इन्हीं 100 में से इसको डायरेक्ट टैक्स देना था, किसको, स्टेट को। इनडायरेक्ट टैक्स भी देना था। अब इनडायरेक्ट टैक्स में ये भी आ गया कि जो ब्रेड की कीमतें थी वो भी ज्यादा हो गई, यानी कि इनकी सैलरी सेम है। अब इसको समझो, इनकी सैलरी जो है, जो इनकी वेजेस है वो सेम है, बट अब इनका खर्चा ज्यादा हो गया।
खर्चा किस प्रकार से, क्योंकि ब्रेड की कीमतें बढ़ गई और बाकी सारी चीजें की कीमतें बढ़ गई। तो अब ये गैप बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अमीर ने तो अपना कवर कर लिया, बिजनेसमैन ने अपना कवर कर लिया कि इसे ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। इसने क्या किया कि जो ग्रोसरी की शॉप थी उसमें 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 जो भी आइटम थे उसकी कीमतें बढ़ा दिया। इसने तो कवर कर लिया। अब बेचारे बच्चे कौन, गरीब लोग जो मजदूरी करते थे। अब इसमें जैसे ग्रोसरी की शॉप में दो थे या जो भी एक रहा होगा ग्रोसरी की शॉप में, अब उसकी वेजेस, जो उसकी वेजेस है, जो उसकी सैलरी है तो फिक्स है, वो तो बढ़ी नहीं, पेश हुई नहीं। ठीक है, तो इस वजह से रिच और पुअर के बीच का जो गैप था वो क्या हुआ, वाइडन होता चला गया। ठीक है, अब जैसे हमने कि देखा सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, जो कि ओल्ड रेजिम के टाइम में, फ्रांस की ओल्ड रेजिम के टाइम में बराबर आता रहता था फ्रिक्वेंटली। ओल्ड रेजिम यानी 1789 के पहले की जो फ्रांस की सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन थे। ठीक, सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, हमने देखा कि जो एक एक्सट्रीम सिचुएशन जिसमें लोगों का जो लाइवलीहुड का बेसिक मीन्स है वो इन डेंजर में हो जाए, खतरे में हो जाए। जैसे हमारा हम इंडियन से हमारा क्या है, दाल रोटी चावल, अगर इस सब इन सब की कीमतें बढ़ने लगे, हद से ज़्यादा बढ़ने लगे, तो हमारा बेसिक मीन जो होगा क्या होगा, एक जो लाइवलीहुड का बेसिक मीन्स यानी हमारे जीवन जीने का जो बेसिक मीन्स होगा वो खतरे में हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हाउ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस। एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस किस प्रकार से होता है। ठीक है, अब जैसे कि बैड हार्वेस्ट हुआ, आपको इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बैड हार्वेस्ट के बाद क्या होता है, जब बैड हार्वेस्ट होता है उसके बाद क्या होता है, जो फूड ग्रेन्स होता है, फूड स्कार्सिटी हम बोल सकते हैं, उसकी कमी हो जाती है। जब फूड की कमी हो जाती है उसके बाद क्या होता है, कीमतें जो होती हैं, चीजों की कीमतें जो होती हैं बढ़ने लगती हैं। ठीक है, पहले में आ जाएगा स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, उसके बाद क्या हो जाएगा, राइजिंग फूड प्राइसेस। फूड की जो प्राइसेस होते हैं, खाने की चीजों की जो प्राइसेस होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब चीजें कीमतें बढ़ने लगती हैं, कीमतें जब बढ़ेंगी तो जो गरीब लोग होंगे वो तो बाई कर नहीं पाएंगे ब्रेड। ठीक है, तो पुअरेस्ट कैन कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड। जो पुअरेस्ट है, जो एकदम गरीब है, वो ब्रेड बाई नहीं कर सकते। अब उनमें दो सिचुएशन आता है, एक तो अगर नहीं बाई करेंगे तो खा नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे तो क्या होगा, उसके बाद उनकी बॉडीज वीकर हो जाएंगी, मतलब कमजोर हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, जिनकी बॉडीज कमजोर नहीं होंगे वो क्या करेंगे, फूड रायोट्स। ठीक है, यानी फूड के लिए दंगे फसाद करेंगे, इधर उधर करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, तो एक जब जो वीकर हो जाएंगे उनको डिजीज एपिडेमिक हो जाएगी। ठीक है, डिजीज एपिडेमिक जब हो जाएगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ। इससे इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, लोगों की मरने की संख्या बढ़ेगी। जब यहाँ पे दंगे होंगे फूड के लिए, उसके बाद भी इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ होगा। द कोर्स ऑफ द सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेज एंड इनटू प्रिविलेजेस। एनविसिंग मतलब कल्पना करना है, सोचना। तो एक ग्रोइंग मिडिल क्लास था, उसने क्या किया कि इस जो विशेष अधिकार था, जो स्पेशल राइट था, उसको खत्म करने की उसने सोच ली। तो दोस्तों पास्ट में भी, यानी कि पहले भी जो पीजेंट और वर्कर थे, जो किसान और मजदूर थे, वे फूड स्कार्सिटी और इंक्रीजिंग टैक्सेस बढ़ने के अगेंस्ट में रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट कर चुके थे। But they lacked the means and program to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. But सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंज लाने के लिए उनके पास फुल स्केल मेजर कैरी आउट करने के लिए कोई मीन्स और प्रोग्राम नहीं था। ठीक है, दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु had become prosperous and had access to education and new ideas. यह काम उन लोगों ने किया जिनकी थर्ड स्टेट के उन मेंबर्स ने, उन ग्रुप्स ने किया जो कि ऑलरेडी प्रॉस्परस थे और एक्सेस अप टू एजुकेशन, मतलब कि एजुकेशन से उनमें उनका एक्सेस था या वे एजुकेटेड थे और वो नए आइडियाज के कांटेक्ट में आ चुके थे। ठीक है, तो दोस्तों 18th सेंचुरी में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स जो है इमर्ज हुए जिनको कि मिडिल क्लास बोला गया। तो ये मिडिल क्लास ने ये जो मिडिल क्लास के लोग थे, इन्होंने अपना वेल्थ कहाँ से कमाया, थ्रू द एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल। तो इन्होंने अपना वेल्थ एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड से कमाया और वुलन और सिल्क टेक्सटाइल की वुलन और सिल्क टेक्सटाइल जैसे गुड्स को मैन्युफैक्चर करके कमाया। ये वुलन और सिल्क टेक्सटाइल या तो एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे या तो सोसाइटी के रिचर मेंबर द्वारा खरीद लिए जाते थे। ठीक है, इसके अलावा मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशन सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो दोस्तों इनके अलावा थर्ड स्टेट में और कौन आते थे, प्रोफेशन जैसे कि लॉयर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो गए, ये सब आते थे। इनके अलावा मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर के अलावा। ठीक है,
All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. ये सारे लोग एजुकेटेड थे और इनका मानना था कि सोसाइटी में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए जो कि जिसे कि बाय बर्थ जो है स्पेशल राइट्स मिले। ठीक है? इसके अलावा ये क्या चाहते थे, बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को बाय बर्थ स्पेशल राइट मिले, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, कि किसी भी एक पर्सन का जो सोशल पोजीशन है यानी समाज में जो उसका पोजीशन है वो उसकी मेरिट पे डिपेंड होना चाहिए, उसकी योग्यता पे। ठीक है, these ideas in shaping a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean Jacques Rousseau। तो इस प्रकार के जो आइडियाज थे, और किस प्रकार के आइडियाज कि एक जो सोसाइटी है वो किसके बेस पे होनी चाहिए, फ्रीडम एंड इक्वल लॉ और अपॉर्चुनिटी, जिसमें कि सारे लोगों को फ्रीडम हो, सारे सारे लोग को इक्वल लॉ हो, मतलब जो लॉ हो सारे सारे लोगों के लिए समान हो और सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, ऐसी सोसाइटी होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की सोसाइटी का जो आइडिया कौन सामने लाया था, फिलोसफर जैसे कि जॉन लॉक, जॉन जैक रूसो ने। ठीक है, यानी कि ये दोनों फिलोसफर ने भी ऐसा अपना विचार रखा कि हाँ ऐसी सोसाइटी होना चाहिए जहाँ पे लोगों को, सारे लोगों को फ्रीडम हो और सारे लोगों को इक्वल लॉ हो और सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो। ठीक है, ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लॉक sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch। तो जॉन लॉक ने अपनी, इनकी एक बुक थी जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इसमें इन्होंने रिफ्यूट मतलब निंदा करना, ठीक है, या खंडन करना। इस बुक में इन्होंने मोनार्क की एब्सोल्यूट राइट और डिवाइन का जो डॉक्ट्रिन था, जो सिद्धांत था, उसका खंडन किया है, उसकी जो है बुराई की है। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड। रूसो ने एक आइडिया सामने लाया, क्या कि प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इन्होंने एक आइडिया सामने लाया कि एक गवर्नमेंट हो, एक गवर्नमेंट बनाई जाए, इसके बेस्ड पे, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, किसके किसके बीच में, लोगों के बीच में यानी जनता के बीच में और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। एक इस टाइप की गवर्नमेंट बनाई जाए। देखो किस प्रकार से जो है कि डेमोक्रेसी का शुरुआत हो रहा है। ठीक है, इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ मॉन्टेस्क्यू proposed a division of power within the government between the legislative, executive, the judiciary। तो मॉन्टेस्क्यू की एक बुक थी द स्पिरिट ऑफ द लॉ, इसमें उन्होंने एक प्रपोजल दिया गवर्नमेंट के सामने कि जो गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके बीच में जो है कि जो जो पावर है उसको डिवाइड कर दिया जाए, बांट दिया जाए। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का यह मॉडल था, इसको यूएसए की जब 13 कॉलोनीज आजाद हो गई ब्रिटेन से, उन्होंने इसको अपना लिया। ठीक, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। तो दोस्तों जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था और उसमें हर इंडिविजुअल राइट्स की जो गारंटी दी गई थी, वह फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। ठीक है, द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसफर वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफी हाउसेस एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। तो जो आइडियाज थे फिलोसफर के, ये आइडियाज थे, डिस्कस किए जाते इंटेंसिवली, कहाँ पे, सैलून में, कॉफी हाउसेस में, और लोगों के बीच में बुक्स और न्यूज़पेपर के थ्रू बहुत तेजी से फैलाए जा रहे थे। ठीक है, these were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write। और जो इनको नहीं पढ़ सकते, मतलब मान लो 5-6 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, कुछ लोग हैं इसको नहीं पढ़ सके, वो पढ़े लिखे नहीं है, दे डोंट नो हाउ टू रीड और राइट। ठीक है, तो वहां पे लोग इनको जोर जोर से पढ़ते थे, न्यूज़पेपर को जोर जोर से पढ़ते थे ताकि वे लोग भी समझ सके जो इसको नहीं पढ़ सकते। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges। अब देखो, मतलब ऑलरेडी ये सब सोसाइटी में चल रहा था, लोगों के बीच में फ्रांस में चल रहा था, उसी टाइम न्यूज आता है कि जो लुइस 16 है वो फिर से टैक्सेस को बढ़ाने वाला है। ठीक है, जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, जो रेगुलर खर्चा है, उसको चलाने के लिए वो लुइस 16 फिर से चीज़ों की कीमतें, या बोल सकते हैं लोगों पर टैक्स जो था उसको और आगे बढ़ाने वाला है और ज़्यादा टैक्स इम्पोज करने वाला है। तो इससे क्या होगा कि लोगों में एक एंगर जनरेट हो गया, गुस्से में आ गए और प्रोटेस्ट करने लगे इस सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस के खिलाफ, यानी कि जो सिस्टम था विशेष अधिकार वाला या स्पेशल राइट्स वाला।